यह रॉयल मैजिक अकादमी का मूल परीक्षण है जो छात्र की क्षमता और उपयोग तय करता है। परीक्षा शुरू होती है। सम्राट की पुत्री 52% क्षमता दिखाती है। सेठ 71% नियंत्रण दिखाता है। लेकिन सियान की बारी पर सब चौंकते हैं। उसमें 92% अंधकार तत्व है। अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली छात्र को स्नातक पर 88% मिले थे। परीक्षा के बाद वह चुपचाप कमरे में लौटता है, लेकिन 2 वरिष्ठ छात्र उसकी ताकत परखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि सायन तैयार था। इससे पहले कि वे समझ पाते, बहुत देर हो चुकी थी। एक लात से वह एक को दीवार से टकरा देता है। आप सोच रहे होंगे, किस जादूगर में इतनी शक्ति और गति है? इसका उत्तर सरल है, वह पिछले जन्म में घातक हत्यारा था। महाद्वीप के सबसे प्रतिभाशाली शूरवीरों के दस्ते का सामना करते हुए सायन वर्ट हार मानने को तैयार नहीं। वह ड्यूक का नाजायज बेटा और महाद्वीप का सबसे खूंखार हत्यारा है। बचपन से ही पिता ने उसे सौतेले भाई का सहारा बनने और कबीले की इज्जत बचाने का जिम्मा दिया था। इस तरह वह एशेल वर्ट के सत्ता में आने का अप्रत्यक्ष कारण बना। उसने हर आदेश तुरंत माना। उसने हर तरह के गंदे काम किए, जैसे शाही उत्तराधिकार संघर्ष में एशेल की मदद करना, दानव राजा की सेना के आक्रमण के दौरान प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना या महाद्वीप को एकजुट करने के लिए युद्ध लड़ना। फिर भी वर्षों की वफादारी के बाद उसे विश्वासघात ही मिला। उसके भाई ने उसे कोहरे की निषिद्ध शक्तियों से छेड़छाड़ करने वाला एक नीच हत्यारा कहा। एशेल ने साजिश रचकर उसे खत्म किया। तिएन को भुलाना सहन नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने भाई पर हमला किया, पर गिलगामेश की नकल के सामने वह हार गया और मारा गया। उसने ऐसा अंत नहीं सोचा था। तभी चमत्कार हुआ। उसने आंखें खोलीं और खुद को अतीत में पाया। सबसे पहले उसने एमिली, नौकरानी को देखा जिसे 20 साल से नहीं देखा था। उसकी नजरें कमरे में घूमी। यह अतीत है। उसे यह पल याद है। 27 साल पहले, साल 1985, अकादमी में दाखिले से 1 साल पहले। हर साल डची में एक प्रशिक्षण द्वंद्व युद्ध होता है। इस बार ड्यूक वेट, वर्तमान मुखिया, और उनके पिता देखने आएंगे। आज का प्रतिद्वंदी उसका सौतेला भाई क्रांस वर्टे हैं। दोनों की उम्र समान है, पर क्रांस ड्यूक की पत्नी मार्गरेट एरजेट का बेटा है, इसलिए ध्यान उसी पर था। वह भी उतना ही जवान था। अलग मां से होना सब कुछ बदल देता है। इस द्वंद्व युद्ध के बाद वह परिवार में मजाक बन जाता है। इसी कारण उसके पिता ने उसे पहचानना छोड़ दिया। नौकरानी चुपके से कहती है कि वह चोट से पहले पीछे हट जाए। वह उसे अनदेखा कर तलवार निकालता है। हथियार का भारीपन चौंकाता है। ताकत बच्चे जैसी है। यह सपना नहीं लगता। कोई जादू नहीं है। वह इसे स्वीकार करता है। यह सच है। वह लौट आया है। क्रांस उपहास करता है, सोचता है कि वह भागा क्यों नहीं। ड्यूक मुकाबला शुरू करने का इशारा करता है। प्रतिद्वंद्वी हमला करता है, पर सिन देख लेता है। वह सुस्त है। वह आसानी से वार बच जाता है। कलाई के झटके से तलवार गिर जाती है। वह लात मारता है, क्रांस गिरता है। ड्यूक मनोरंजन से देखता है, मार्गरेट डर से। एक वार से जीत सकता है, पर हिचकिचाता है। सिर्फ जीत नहीं चाहिए। क्रांस ने उसे पहले तंग किया था। अब वह उसका घमंड हमेशा के लिए कुचलना चाहता है। नए जीवन में वह सेवक नहीं बनना चाहता। वह अपनी शर्तों पर चलेगा। वह क्रांस के चेहरे पर बूट मारता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए, और नॉकआउट से जीतता है। द्वंद्व युद्ध के बाद उसे ड्यूक से मिलने बुलाया जाता है। एक नाइट उसे हॉल से कक्ष तक ले जाता है। पहुंचने से पहले वह मार्गरेट को कार्यालय से बाहर आते देखता है। उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान है। वह अपने बेटे की बातें खत्म कर चुकी है। वह हल्के अंदाज में पूछता है, क्रांस ठीक है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह पूछती है, बाहर जो हुआ उसके बाद चिंता कैसे? वह उसे नजरअंदाज कर कहता है, द्वंद्व युद्ध ऐसे ही होते हैं। पर वह इतनी जोर से नहीं बोलना चाहती कि कोई सुन ले। वह कहती है, इसलिए नाजायज बच्चों को असली वारिस नहीं मानना चाहिए। फिर वह बात बढ़ाती है, उसकी मां का अपमान करती है और कहती है कि उसे गलियों में भीख मांगनी चाहिए। वह फुफकारती है कि उसे लड़ने का हक नहीं। ये शब्द उसके दिल में उतर जाते हैं और उसका जबड़ा कस जाता है। उसकी जहर भरी बातें उसकी नस पर लगती हैं। उसका गुस्सा सुलगता है, तीखा और खामोश। वह एक पल के लिए उसे मारने के बारे में सोचता है, फिर उसे तड़पाने की संतोषजनक योजना बनाता है। वह जानता है कि उसे कैसे तोड़ना है। धीरे धीरे सिन उसे बताता है कि वह क्रांस के साथ अकादमी में दाखिला लेगा। वह समझ नहीं पाती। फिर वह स्पष्ट शब्दों में कहता है, उसकी आवाज तेज है। वह नहीं चाहती कि उसका बेटा बिना चोट के स्नातक हो। अब उसे ध्यान देना होगा। वह आगे बढ़ती है, पर नाइट रोकता है और कहता है कि ड्यूक के साथ बैठक जरूरी है। समय बर्बाद नहीं कर सकते। ड्यूक के कक्षों की ओर मुड़ने से पहले वह हल्की मुस्कान देता है।
वह कार्यालय में प्रवेश कर औपचारिक अभिवादन करता है। पिता के चेहरे पर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। 15 साल बाद वे आमने सामने हैं। ड्यूक विलियस वर्ट वेलियास के सामंत, अनेक उपाधियों से सुशोभित महाद्वीप के रक्षक, वह नायक जिसने जादुई शक्ति से राक्षसों को रोका। राक्षसी हमले के बीच वह आखिरी सांस तक बोझ उठाता रहा। उसकी इच्छा महाद्वीप में शांति थी, लेकिन सिन उसे अलग देखता है। जिसने कर्तव्य में जीवन बिताया जबकि आजादी थी, वह मूर्खता है। ड्यूक अभिवादन छोड़कर सीधे बताता है कि जैसे ही क्रांस ने हमला किया, उसने तलवार की दिशा देखी और बच गया। फिर वह पूछता है कि तलवार चलाना कब से सीखा? नायक कहता है वह अकेले अभ्यास करता था। ड्यूक को शक होता है और कहता है तुम्हें तलवारबाजी में दिलचस्पी नहीं थी, फिर हुनर क्यों छिपाया? वह कहता है ध्यान नहीं खींचना चाहता था। ड्यूक को अजीब लगता है कि क्रांस के खिलाफ संकोच नहीं किया और पूछता है क्या आक्रामकता जरूरी थी? सियान कहता है कि उसे साबित करना था कि वह क्रांस से बेहतर है, भले ही उनका वंश एक हो। ड्यूक के चेहरे पर मुस्कान आती है, वह उत्सुक हो जाता है। उसने उम्मीद से बेहतर किया है। वह कहता है कि एक दिन वह एशले का शक्तिशाली और भरोसेमंद सहयोगी बन सकता है। सियान नाम सुनते ही ड्यूक जम जाता है। अब एशेल की असलियत जानकर उसका समर्थन करना बेतुका लगता है। ड्यूक का एशेल के प्रति जुनून वही है। वह बेटे का हाथ पकड़कर कहता है इनाम में जो चाहे मांग सकता है। वह एशेल की बनाई चीजें नष्ट करने और युद्ध में जाने की गुहार लगाता है। अपने कमरे में लौटकर नौकरानी उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। वह उसे पागल कहती है क्योंकि वह राक्षसों से भरी जगह जाना चाहता है। उशिफ साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र वेलियास ही असली युद्ध क्षेत्र है और लामिया घाटी अग्रिम पंक्ति मानी जाती है। यह क्रूर युद्ध क्षेत्र सदियों से राक्षसों के खिलाफ लड़ाई में उलझा है। इसी वजह से उसके पिता ने उसे एक शर्त दी। उसे लामिया घाटी में प्रवेश के लिए 1 महीने में मजबूत बनना होगा। उसे नहीं पता कि कितना मजबूत होना है, पर उसे अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ानी होगी। फिलहाल वह अपनी उम्र के बच्चों से कमजोर है। उसके पास पिछले जीवन की युद्ध बुद्धि और थोड़ी जादू की शक्ति है। अगर वह शरीर मजबूत कर ले तो सही इस्तेमाल कर सके। प्रशिक्षण अब शुरू होता है। एलिस गुस्से में आती है, आवाज में आग है। उसे उसकी योजना की खबर मिल चुकी है। वह उस पर बरसती है, क्रांस के खिलाफ जीत सिर पर चढ़ने का आरोप लगाती है। फिर छत पर मिलने को कहती है। वह परीक्षा लेना चाहती है, अगर वह 3 मिनट टिके तो नहीं रोकेगी। वह समझाने की कोशिश करता है कि झगड़े की वजह नहीं है, पर वह उसे चुप कर देती है और पूछती है क्या वह सिर्फ उसके परिवार की विरासत चाहता है। तभी उसे समझ आता है कि वह आक्रामक क्यों है, पर उसे परिवार के नाम से कुछ नहीं चाहिए। क्रांस के साथ द्वंद्व युद्ध को 1 दिन भी नहीं हुआ है। उसका शरीर थका है, पर वह पीछे नहीं हटती। वह अपनी तलवार से हमला करती है। वह समय पर प्रतिक्रिया कर उसके वार को रोक देता है। वह पीछे हटती है, हैरान कि उसने बचाव कैसे किया। 10 साल के लड़के ने उसकी बड़ी तलवार के वार को रोका। वह इसे भाग्य मानकर भूल जाती है और तेजी से हमले करती है। वह मुश्किल से सामना करता है और कुछ वार झेलता है, लेकिन वह उसके बचाव में कमजोरी देखता है और बाजी पलट देता है। वह वार रोकता है, बचाव भेदता है और पलटवार में उसकी गर्दन पर निशाना साधता है। उसके पास पलटवार से बचने का समय नहीं था, लेकिन सियान ने आखिरी पल में तलवार घुमा दी। उसे भागने का मौका मिला। अगर ऐसा न होता तो वह मर जाती। मिस्ट की तलवारबाजी दया के लिए नहीं थी। उसकी धुंध आधारित तकनीकें मारने के लिए बनी थीं। खुद को रोकना मुश्किल था, खासकर जब शारीरिक शक्ति कम थी। अब वह थकने लगा था। अपनी सहन शक्ति की कमी पूरी करने के लिए वह तलवार से शक्ति प्रवाहित कर रहा है और सीमा पर है। वह मंत्रोच्चार करते हुए उसे पकड़ता है जब वह तलवार में पृथ्वी और वायु मिला रही होती है और लड़ने को तैयार है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है कि वह पूरी ताकत से हमला करेगी। वह वार के लिए तैयार है, जानते हुए कि वह महल से बाहर उड़ सकता है। वह दौड़ता है, उम्मीद में कि जोश और विश्वास से उसकी जादुई शक्ति जागृत होगी, लेकिन उनकी तलवारें टकराने से पहले नाइट उल्कान बीच में आकर उन्हें रोक देता है। वह उसे कम उम्र के व्यक्ति के साथ हद से ज्यादा करने के लिए डांटता है। हकीकत तुरंत सामने आती है। वह पलकें झपकाती है और फिर गले लगाकर माफी मांगती है। वह उसे युद्ध में कूदने से रोकना चाहती थी। वह सब समझता है। वह जानता है कि वह कैसी है। वह हर चीज के लिए अपना सब कुछ देती है। उसकी बहन विलक्षण प्रतिभा, जिसने रॉयल अकादमी में सर्वोच्च अंक पाए। उसकी सुंदरता देख लोग उसे देवताओं का आशीर्वाद कहते थे। उसने चलना सीखते ही तलवारबाजी सीखी थी। महाद्वीप के संरक्षक पद के युद्ध में उसने अशिल को बराबरी की टक्कर दी थी। फिर सब बिखर गया। वह नाइट्स ऑफ लाइट में शामिल हुई और मारी गई। वह उसे गले लगाता है और कसम खाता है कि इस बार उसकी रक्षा करेगा। प्रेम प्रसंग के बीच वह उल्कन की ओर देखती है। क्या वह ड्यूक का नाइट नहीं था? ड्यूक युद्ध में है तो वह यहाँ क्यों है? नाइट कहता है कि वह ड्यूक के आदेश पर कैन की रक्षा कर रहा है।
यह गुप्त मिशन है, किसी को पता न चले। नौजवान को ड्यूक के दफ्तर में आभास हुआ था, फिर भी उसे अजीब लगा कि पिता इसे छुपाना चाहते थे। सोचते सोचते थकान से सो गया। वह मुस्कुराई और सोची वह अभी बच्चा है। अगली सुबह वह अकादमी लौटी। उसने शरीर को प्रशिक्षित करना शुरू किया। वह मुश्किल से 10 पुशअप्स कर पा रहा था। अभी भी कमजोर है और ताकत बढ़ाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार कोशिश कर रहा है, कोई नतीजा नहीं। उसे अपनी पुरानी ताकत याद आती है। उसे कुछ चाहिए जो काम करे। तभी नौकरानी आती है और बताती है कि उसकी बहन का पैकेट आया है। उसमें हेलहाउंड के खून की बोतल है, वही चीज जो उसने मांगी थी। लेमा घाटी की दुर्लभ चीज, भयानक दुर्गंध और तीखे स्वाद वाला राक्षसी जानवर का खून। लोग इसे जहरीला कहते हैं, पर वह जानता है यह जहर नहीं है। इससे उसकी शक्ति बढ़ती है। नौकरानी डरकर पूछती है, क्या वह सच में इसे पिएगा? वह कहता है, उसके खाने के बाद यह चाय जैसा है और फिर एक ही बार में पी जाता है। उसके शरीर में गर्मी और शक्ति का प्रवाह हुआ। फिर उसने कहा कि वह टहलने जा रहा है। वह एक जगह गया जो उसे अपने पिछले जीवन से याद थी। वह 2 हफ्ते से इसका इंतजार कर रहा था, खासकर जब इल्किन न हो और सूचना न दे सके। वर्षों पहले अशोल को लुमिंडेल से एक दिव्य संदेश मिला था, जिसमें पहाड़ों में छिपे प्राचीन मंदिर का जिक्र था। उसने तब विश्वास नहीं किया था, लेकिन वह जगह सच में थी जहां ऊर्जा का संकेंद्रण होता है। इस समय भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, पर वह जानता है कि यह है। वह झुककर धरती पर उस स्थान को खोजता है जहां ऊर्जा केंद्रित है। फिर जादू से मंदिर का द्वार खोलता है। मंदिर में कदम रखते ही उसे कुछ गड़बड़ लगता है। यह अब पहले जैसा नहीं है। यह स्थान जो कभी लुमिंडेल के लिए पवित्र था, 3 शताब्दियों पहले दानव देव युद्ध में नष्ट हो गया। वह खंडहरों में गहराई तक जाता है। उसकी नजर तलवार की चमक पर टिकती है। मंदिर का केंद्र 999 बीएफ में स्थापना से पहले मानवता ने दानव राजा की सेनाओं को वेलियास से खदेड़ा था। राक्षसों की शक्ति मनुष्यों से कहीं अधिक थी, लेकिन मनुष्यों को देवताओं के शस्त्र माने जाने वाले प्राचीन अवशेषों में राहत मिली। ये कलाकृतियां युद्ध का रुख बदलने वाली थीं। उनमें से एक थी डुरंड डार्क, पवित्र तलवार जिसे लुमिंडेल ने आशीर्वाद दिया था। इसे ही मानवता की जीत की कुंजी माना जाता था, और यही हथियार एक दिन लुमिंडेल की जान ले लेगा, जब यह वर्ड एशली के हाथों में होगा। वह उस पर हाथ रखता है। जैसा कि उम्मीद थी, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बिना हैरानी के वहां से चला जाता है। एक पुरानी किंवदंती है, तलवार की चमक से आगे बढ़ने पर एक अजीब परछाई दिखाई देती है। पहली नजर में यह तलवार की आकृति जैसी लगती है, पर यह परछाई नहीं है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा भी होता है। यह अंधेरा वेदी के पीछे छिपा गुप्त मार्ग है जो एक गुप्त कक्ष की ओर जाता है। वह उस मार्ग का अनुसरण करके अंदर जाता है और कमरे के बीचों बीच एक तलवार पाता है। उसकी आंखों में नरमी है, जैसे पुराने दोस्त से मिलना। वही तलवार जो उसने पिछले जीवन में इस्तेमाल की थी। वह तलवार का हैंडल पकड़ता है और कहता है, करूं। तलवार झुक जाती है। वह उसे घुमाता है, पर जादुई शक्ति नहीं जागती। लगता है वह गहरी नींद में है। फिर भी इसे फिर से पाने की खुशी उसे आनंद के समान ही एक अनोखी अनुभूति से भर देती है। अचानक कक्ष में एक आवाज गूंजती है जो पूछती है कि क्या उसे सचमुच कोई डर नहीं है, और क्या वह समझता है कि उस तलवार में कैद राक्षस को जगाने का क्या मतलब है। वह कहती है कि अब पीछे हटने का समय नहीं है, और उस पर झपटती है, शरीर छीनने का इरादा रखती है। लेकिन वह करीब आने से पहले वह उसका गला पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह लापरवाह हो रही है, पहले ऐसी नहीं थी। दानव सहम जाता है। एक बच्ची उसे कैसे छू सकती है। वह शांति से याद दिलाता है कि तलवार उसकी है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, फिर जम जाती है। उसे कुछ महसूस होता है, पूछती है कि क्या वह उत्तराधिकारी है, उसके साथ एरू की उपस्थिति क्यों है। वह बात दोहराता है, तलवार उसकी है, एरू की विरासत मिली है, उसे घुटने टेकने चाहिए। वह इनकार करती है, बकवास कहती है और हमला करती है। वह समझता है कि शब्द बेकार हैं। राक्षसी हथियार की इच्छा शरीर पर कब्जा करती है, तो वह बातचीत रोककर इशारा करता है और उसकी खोपड़ी मंदिर के फर्श पर पटकता है। चेतावनी देता है कि आत्मसमर्पण नहीं किया तो हालात बिगड़ेंगे। वह गुस्से में गुर्राती है। वह उसे और जोर से दबा देता है। दबाव काम करता है। वह टूटकर उसे स्वामी कहती है। फिर वह सोचता है अब लौटने का समय है। वह बहुत देर से दूर है। करीन खुशी से झूमता है, खुली हवा में सांस लेने को बेताब है। वह उत्सुकता से उसका नाम पूछती है। जब वह नाम बताता है तो वह भौहें उठाती है। इतने लोगों में एरू ने उस बच्चे को क्यों चुना जिसे वह जानता भी नहीं था। वह कहता है उसे पिछले जन्म में चुना गया था, वह पहले ही मर चुका है। चलते हुए वह दुरांडार के पास से गुजरता है। उसे घूरते हुए कहता है इसे यहीं रखना होगा, इसका असली मालिक 2 दशकों तक नहीं आएगा। करीन पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करता, इसलिए वह पवित्र तलवार का मूठ काट देता है। वह पूछती है वह क्या करने की योजना बना रहा है। वह कहता है कि इससे भविष्य और भी मजेदार होगा। आखिरकार गाड़ी मंजिल पर पहुंचती है। मुख्य किरदार उतरता है, यकीन नहीं हो रहा कि पल आ गया है। ड्यूक शूरवीरों के साथ इंतजार कर रहा है।
पिता पूछते हैं क्या उसने सच में युद्ध में जाने का निर्णय लिया है। अगर वह पीछे हटना चाहे तो नहीं रोकेंगे। वह सिर हिलाकर कहता है कि उसे अपने रास्ते पर भरोसा है। ड्यूक इल्किन की ओर मुड़ता है और स्क्रॉल सक्रिय करने का आदेश देता है। शूरवीर फेंक देता है। जादू की लपटों से नरक का कुत्ता प्रकट होता है। यह उसकी परीक्षा है। ये जीव लामिया घाटी के निम्न श्रेणी राक्षस हैं। वह तुरंत मुद्रा में आता है, दुश्मन पर नजर गड़ाए। उसके पिता याद दिलाते हैं कि कार्यों का परिणाम होता है। अगर वह चाहता है तो अपनी क्षमता साबित कर परीक्षा पास करे और जिम्मेदारी ले। कुछ दिन पहले वह ओल्कन के पास बेटी की गुहार लेकर गया था। द्वंद्व युद्ध, उसे असली अनुभव चाहिए था। हवा में तलवार चलाना अब काफी नहीं था। वह असली लड़ाई का अनुभव चाहता था। शूरवीर ने सलाह दी कि वह हमउम्र बच्चों संग अभ्यास करे, जैसे क्रांस। लेकिन क्रांस हमेशा भाग जाता। फिर भी ओल्कन पूरी तरह सहमत नहीं था। वह संदेह में था, पर शर्त पर मान गया। वह म्यान से लड़ेगा और सिर्फ बचाव पर ध्यान देगा। वह शर्तों पर राजी हो गया और एक और शर्त जोड़ दी। उस दिन शूरवीर को ड्यूक को कुछ भी बताने की अनुमति नहीं थी। कुछ कहने से पहले ही मुख्य योद्धा उस पर टूट पड़ा। वह रोक दिया गया, लेकिन ओल्कान चौंक गया। उसे बच्चे की तलवार से इतनी जोर की उम्मीद नहीं थी। बच्चा लगातार घूमता रहा। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि सब धुंधला लग रहा था। ओल्कान को उसे देखना मुश्किल हो रहा था। फिर अचानक जोरदार हमला हुआ। योद्धा ने रोका, पर सांस लेने की जगह नहीं थी। वार पर वार होते गए, सब पूरे जोर से। उसने मुश्किल से सबको रोका। आखिरकार नायक रुका। जीत के लिए तैयार नहीं था। उसने ओल्कन को धन्यवाद कहा और चला गया। योद्धा सदमे में खड़ा रहा। वह छोटा सरदार अब बदल गया था, जल्दी बड़ा हो गया था। अब उसे नरक के कुत्ते का सामना करते देख उसे यकीन हो गया कि ये जानवर समस्या नहीं होंगे। वह हमला करता है और कुशलता से बच जाता है। फिर भी लड़ाई उसकी सीमाओं को चुनौती देती है, इसलिए इसे जल्द खत्म करना जरूरी है। अगली बार वह हटकर तलवार को गले पर दिमाग में घुसा देता है। खून बहते ही वह गिर पड़ता है। वह अनसुने विचार से देखता है। कुछ जार भरकर रखना मजेदार होगा, लेकिन लोग देख लें तो भड़क उठेंगे। उसके पिता ताली बजाते हैं, प्रभावित होते हैं। परीक्षा समाप्त। वह पास हो गया। ड्यूक कहता है मोर्चे पर मिलेंगे। केरेन तलवार से बुदबुदाता है, पूछता है जानवर को खत्म क्यों नहीं किया। उसे पूरी तरह जागने के लिए खून चाहिए, वह आश्वस्त करता है। वह जल्द इसका उपयोग करेगा। युद्ध में एक राक्षस अग्रिम पंक्ति को चीरता है। ड्यूक सैनिकों को रक्षा पंक्ति मजबूत करने और राक्षस को खत्म करने का आदेश देता है। तुरंत जादुई हमले शुरू होते हैं। बंधनकारी मंत्र उसे जकड़ लेते हैं। इस बीच राक्षस गतिहीन हो जाता है। वह इसे खत्म करने को पूरी ताकत से बढ़ता है। दूर से सैन और उसकी नौकरानी चुपचाप देख रहे थे। नौकरानी रोने लगती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों रहना चाहता है। उसे डर नहीं लगता। वह मानता है कि यह जगह उसे पुरानी यादें दिलाती है। ड्यूक पूछता है कि पहली बार मोर्चे पर कैसा लग रहा है। ताइन कहता है कि उसे थोड़ी घबराहट है। उसके पिता याद दिलाते हैं कि मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। वह चेतावनी के लिए सिर हिलाता है, लेकिन वह जानता है कि यहाँ ऐसे दृश्य आम हैं। हर दिन 3 या 4 बड़े युद्ध होते हैं और हर युद्ध के लिए प्रोटोकॉल होते हैं ताकि राक्षसों को हराया जा सके। उन्नत योद्धा सेना की रीढ़ होते हैं जो सीमा तोड़ने वाले राक्षसों को संभालते हैं। युद्ध खत्म होने पर वह सुरक्षित क्षेत्र में अपने तंबू में लौटता है, लेकिन यहाँ के पहरेदार सख्त हैं, मतलब वह कैरम को नहीं बुला सकेगा। उसे रात तक इंतजार करना होगा। वह उसे कांपते देखता है और पूछता है तुम कर क्या रही हो। वह ड्यूक की चेतावनी दोहराती है। वह उसे सामान पैक कर महल लौटने को कहता है। वह चिल्लाकर कहती है वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसके बिना वह लाचार है। अगर वह गायब हो जाए तो कोई परवाह नहीं करेगा। वह खाने का समय बताते हुए बाहर जाती है। उसे उसका बर्ताव पसंद नहीं, लेकिन वह नजरअंदाज करता है। उसी रात जब सब सोते हैं वह मुलायम खिलौना कंबल के नीचे रखता है। वह पूछती है क्या वह ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। वह सिर हिलाकर हाँ कहता है। वह उसकी लगन की तारीफ करती है और कहती है कि ड्यूक उसे देखकर गर्व करेंगे। वह बहाना बनाकर चला जाता है और कहता है कि सब संभाल ले और उसकी गैरमौजूदगी गुप्त रखे। रात हो चुकी है, गश्त कड़ी है। यही मौका है। जब लोग व्यस्त हैं वह कोहरे में छिपकर जादू से निकल जाता है। उसे याद आता है यह जगह राक्षसों से भरी होनी चाहिए, करीम के लिए आदर्श। हवा में खून की गंध उसे महसूस होती है और वह अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोक पाती है। वह उससे विनती करती है कि उसे जानवरों को मारने दे। वह कुत्तों पर झपट पड़ता है, उन्हें चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वह मारे गए कुत्तों का खून इकट्ठा करता है और पी जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा फिर से भर जाती है और करीम को अधिक शक्तिशाली बनने की शक्ति मिलती है। वह अधीर होती है, सोचती है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और कितने जानवरों को मारना होगा। वह कहता है कि वे यहीं रुककर रात भर अभ्यास करेंगे। यहाँ और राक्षस आएंगे। दूसरी ओर शूरवीरों का एक समूह पहाड़ी रास्तों से शाही काफिला ले जा रहा है।
गाड़ी में नौकरानी छोटी लड़की से कहती है कि युद्ध के मैदान में जाना खतरनाक है, वापस लौटना सुरक्षित होगा। उदास चेहरा और घमंडी लहजे में बच्ची चेतावनी देती है कि उसे बच्चे की तरह न समझे वरना नाराज होगी। वह कथित रूप से एक साम्राज्य की उत्तराधिकारी है। नौकरानी माफी मांगकर एक बात बताती है। वर्टे के ड्यूक अपने सबसे छोटे बेटे को मोर्चे पर ले गए हैं और वह लगभग उसी उम्र का है। लड़की ड्यूक के फैसले पर हैरान है। इतनी कम उम्र में उसे युद्ध में क्यों भेजा? नौकरानी स्पष्ट करती है कि ड्यूक ने उसे मजबूर नहीं किया, वह स्वेच्छा से गया था। वह कहती है कि वह उसकी उम्र का हो सकता है और अगर मिले तो दोस्त बन सकते हैं। लड़की कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं। नौकरानी माफी मांगती है, फिर लड़की शांत होकर नाम पूछती है। वह बताती है कि उसका नाम सायन वर्ट है। लड़की धीरे से अपना नाम बताती है, यह जानने को उत्सुक कि यह लड़का कौन है। अगले दिन युद्ध में ड्यूक वर्ट अपने शूरवीरों के साथ राक्षसों को हराते हैं। मैदान साफ करने के बाद वह बेटे से पूछते हैं कि कैसा लगा। वह कहता है, अभी लंबा रास्ता है। वह उत्सुक है। पिता गर्व से मुस्कुराते हैं। वह आश्चर्य से देखता है। पहली बार ऐसी आत्मीयता देखी है। जाने से पहले ड्यूक उसे कहता है कि अगले दिन तंबू में अकेले बात करनी है। उस रात जब शिविर में सब सो रहे थे, वह प्रशिक्षण के लिए पीछे की ओर गया। कुछ गड़बड़ थी। एक घातक कीड़ा सामने था। ये जीव सामान्यतः घाटी में गहराई में होते हैं, यहां होना अजीब था। वह संघर्ष कर रहा था। करीम ने कहा, अगर जीवित रहना है तो कमान छोड़ दो। वह उसे जानता है। वह उसके शरीर पर अधिकार चाहती है। वह कहती है कि उसके कमजोर वार उस कीड़े का कुछ नहीं करेंगे जो घाव भर सकता है। उसे एक वार करना है, लड़ाई खत्म करनी है। वह सुन लेता है। अकेले लड़ता रहा तो लड़ाई खींच सकती है। हालांकि उसने बहुत राक्षसी पशु रक्त पिया है, फिर भी वह शक्तिशाली महसूस नहीं करता। शायद उसे कमान सौंपना ही एकमात्र विकल्प हो। वह आगे बढ़ता है और घने कोहरे के नौवे रूप राक्षसी तलवार से उसे ऐसा करने देता है। अपनी पूरी गति और शक्ति से वह कीड़े को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसी बीच ड्यूक अपने शाही प्रशिक्षुओं के साथ वहां से गुजरता है और मरे हुए कुत्तों के शव देखता है। उन्हें वहां की घनी ऊर्जा का एहसास होता है, जिससे उन्हें शक होता है कि कोई दानव हो सकता है। वह समूह को तुरंत घटनास्थल की तलाशी और सुरक्षा का आदेश देता है। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासकर राक्षसी गतिविधि के मामले में। जब वह शवों के घाव और निशान देखता है तो वह बेटे की युद्ध शैली से मेल खाते हैं, लेकिन वह इस विचार को छोड़ देता है। वे इलाके की छानबीन करते हैं और उन्हें विशाल मृत देह वर्म मिलता है। सवाल उठता है, इतने राक्षसों को किसने मारा? सोलो। वह सोचता है, शायद कोई गुप्त संगठन है। तंबू में वापस आकर मुख्य पात्र बिस्तर पर लेटकर सोचता है, जब उसने राक्षसी तलवार का प्रयोग किया था। यह तकनीक करम को पूरी तरह वश में कर शक्तियों का उपयोग करने देती है, लेकिन खतरा बड़ा है। अगर वह चुका तो वह हमेशा नियंत्रण में रह सकती है। इसलिए वह इसे कमजोर राक्षसों पर नहीं आजमाता। इसकी कीमत भारी है। थकान हावी होती है, शरीर दर्द से भर जाता है। अगर उसने यहाँ इतना दानव रक्त न पिया होता तो वह पहले ही गिर गया होता। जब वह आराम करता है, वह प्रकट होती है और बताती है कि उसे उसके भीतर कुछ समझ आ गया है। वह परिपक्व है, लेकिन शरीर बच्चे जैसा है। उसकी समझदारी, जागरूकता और युद्ध कौशल उसकी उम्र से मेल नहीं खाती। वह लामिया घाटी में ऐसे चलता है जैसे दशकों से प्रशिक्षित हो और तलवार चलाने का तरीका उसे 30 साल का अनुभवी दिखाता है। मरने पर उसकी बात सुनकर वह मानता है कि वह भविष्य से लौटा है। वह थकी आंखों से देखता है और कहता है कि यह शुरू से स्पष्ट था। वह अपने उग्र स्वभाव से गुस्से में चिल्लाती है। शांत होने पर वह उसकी मौत की छानबीन करती है। उसे मारने के लिए कोई ताकतवर व्यक्ति चाहिए था। उसका सिद्धांत, उसे दुर्रान दाग के धारक ने मारा। या तो द्वंद्व युद्ध में हारा या किसी करीबी ने धोखा दिया। वह दूसरे पर ज्यादा यकीन करती है। वह पूछता है कि उसे इतना यकीन क्यों है। वह बताती है कि उसने उसे तलवार को ऐसे देखा जैसे वह बहुत मायने रखती हो, मानो उसका अतीत हो। अगर हाँ तो शायद बदले के लिए आया है। वह गुर्राती है कि अगर वह मरा या हारा तो उसे निगल जाएगी। वह उसके सिर पर प्रहार करता है, याद दिलाता है कि सत्ता किसके पास है। लेकिन उसे राहत मिलती है। पिछले जन्म से वह नहीं बदली। उसी दिन बाद में कुछ अजीब लगता है। लोग बिना कारण घबराए हैं। वह यह समझने के लिए निकलता है कि क्या हो रहा है और रास्ते में एमिली से मिलता है। वह बताती है कि खबर आई है। पिछले शिविर के पास की घाटी में जहां वह ठहरा है, राक्षसों के शव मिले हैं। वह समझ जाता है कि ये वही जीव हैं जिन्हें वह हर रात मारता है। वह पूछता है कि क्या और अफवाहें फैली हैं, लेकिन युल्किन बीच में कहता है कि ड्यूक उससे बात करना चाहते हैं। उसे पता है कि वह फंस गया है। उसने कल रात लाशें संभाली थीं। वह पिता के तंबू में जाता है और अभिवादन करता है।
उसे डर है कि बात हुई तो क्या कहेगा। माफ कीजिए। अगर वह कुछ देता तो उसके पिता उसकी हमले की शैली पहचान लेते। ड्यूक उसे बैठने का इशारा करते हैं और पिता सीधे कारण पर आते हैं जिसके लिए उन्होंने बुलाया। पिता पूछते हैं, पिछली रात कहाँ था? बिना झिझक वह झूठ बोलता है कि वह जल्दी सो गया था। संदेह होता है। कल मिले निशान उसकी तलवारबाजी से मिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ड्यूक अपने विचारों को संयमित करते हुए संदेह दूर कर देते हैं। बच्चा डेथ वर्म जैसे विशाल जीव को नहीं मार सकता। फादर पूछते हैं कि उनसे क्यों पूछताछ हो रही है। उनका लहजा बदल जाता है और वे गंभीर हो जाते हैं। फादर शिविर के पास मिले राक्षसी शवों का जिक्र करते हैं। इसकी जांच करनी होगी। फादर के सिद्धांत के अनुसार इसका संबंध मिस्ट नामक हत्यारे संगठन से हो सकता है। वह दिखावा करता है जैसे उसने नाम पहले नहीं सुना, लेकिन स्पष्टीकरण जारी है। कहा जाता है कि यह कोहरा सदियों से है। कोई मकसद या अंतिम उद्देश्य नहीं जानता, लेकिन कई रईसों की लाशें छोड़ी हैं। हर हत्या स्थल काले कोहरे से ढका होता है। फिर एक दिन वे अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें 300 साल पहले देखा गया था। चिंता की बात यह है कि कल मिले राक्षस उसी काले कोहरे से घिरे थे। यह कोहरा अंधकार के देवता एरू से जुड़ा है, जो संगठन की शक्ति का स्रोत है। ड्यूक को लगता है कि डेथ वर्म और मरे राक्षसों के पीछे यही कोहरा है। ड्यूक कोरू की सूझबूझ की प्रशंसा करता है कि उसके पिता ने इस कोहरे का संबंध संगठन से जोड़ा। ड्यूक ने माना कि उन्हें नहीं पता क्यों कोहरा फिर से आया है। फिर भी साम्राज्य के अधिकारियों को बताना जरूरी है। उन्होंने राहत महसूस की। उनके पिता को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने झूठ मान लिया। इस उम्र में किसी का भूमिगत समूह से जुड़ना अजीब है। विषय बदल गया। क्या उन्हें मेहमानों के बारे में पता है? हाँ, पता है। सम्राट मोर्चे पर जाने वाले हैं। बूढ़ा आदमी सिर हिलाकर छोटा प्रिय मांगता है। इसी बीच सम्राट युद्ध क्षेत्र पहुंचते हैं। शूरवीर उनका स्वागत करते हैं। ड्यूक सम्राट को प्रणाम करने बैठता है। सम्राट घोड़े से उतरकर कहते हैं, औपचारिकता की जरूरत नहीं, वे मित्र हैं। फिर वह वर्ट परिवार के सबसे छोटे सदस्य का परिचय कराते हैं। सम्राट युवा को मोर्चे पर जीवित देखकर खुश और हैरान हैं। अब उन्हें समझ आया कि पिता ने यात्रा पर क्यों लाया। पहली बार ड्यूक के पुत्र के रूप में पेश हुए। पहले सम्राट के आने पर कमरे में बंद रहते थे। अब उन्हें खुशी है क्योंकि उन्हें पहचान मिली है। सम्राट गर्व से अपनी बेटी का परिचय कराते हैं। सफेद बालों वाली लड़की उशिफ साम्राज्य की 5वीं राजकुमारी एरिन सीवर्स थी। सम्राट ने उसे तुरंत पहचाना। वह दुखद 5वीं राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी। पहले जिक्र किया गया एहसान उसी के लिए था। उनके पिता उसकी सुरक्षा चाहते थे। दोनों की उम्र समान थी, इसलिए वह उसकी देखभाल कर सकते थे। अभी से मजबूत रिश्ता बनाना मददगार होगा, खासकर क्योंकि अकादमी में उनकी फिर मुलाकात हो सकती है। वह कहता है कि शाही परिवार से अच्छे संबंध रखना समझदारी है और उम्मीद करता है कि उनके बीच अच्छे संबंध बनेंगे। वह दोस्ती के लिए बहुत उत्सुक नहीं है, लेकिन समझ रहा है। उसके पिता चाहते हैं कि वह सम्राट से वैसा ही रिश्ता बनाए, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। उनके बीच दोस्ती की संभावना नहीं है। फिलहाल उसे उनकी बात माननी पड़ेगी। वह उसके बगल में चलता है जैसा कहा गया था। वह नदी किनारे रुकती है और पूछती है कि पानी लाल क्यों है। वह बताता है कि इसे रक्त नदी कहते हैं। जब राक्षस घायल होते हैं तो वे इस नदी की ओर रेंगते हैं। अंत में शव सड़ जाते हैं और उनका तरल पानी को लाल कर देता है। लाशों से भरी नदी की सोच से उसे घिनाती है। वह पूछती है कि नदी कहाँ बहती है। वह कहता है कि यह दानव लोक की ओर जाती है और अगर वह तैरती रही तो शायद दानव राजा से मिल जाए। उनकी निगाहें आकाश में उठती हैं, जहां क्षितिज पर हल्की पीली रोशनी दिखती है। वह बताता है कि यह रोशनी राक्षसी जीवों के पास आने का संकेत है। वह घबरा जाती है और पूछती है कि राक्षस शिविर के इतने पास कैसे आ सकते हैं। इस बीच मोर्चे पर ड्यूक युद्ध की तैयारी करता है। वह शूरवीरों को सम्राट की रक्षा पर ध्यान देने को कहता है। फिर वह बाकी सेना को अपने साथ पश्चिम की ओर बढ़ने का आदेश देता है। सम्राट बीच में ही घोषणा करते हैं कि वह चुपचाप नहीं बैठेंगे और दूसरों को अपनी रक्षा नहीं करने देंगे। उसने सदियों से असली युद्ध का अनुभव नहीं किया है और वह युद्ध में जाने के लिए बेताब है। ड्यूक के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि सम्राट आक्रमण करेंगे और शूरवीर राक्षसों से लड़ेंगे। ड्यूक ने अपने बेटे को साथ आने को कहा। वह तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन आरोन ने पूछा क्या वह अकेले राक्षसों से लड़ सकता है। उसने हाँ कहा, पर आरोन ने उसे रोका और कहा कि वह भी साथ आएगी। अगर वह जा सकता है तो वह भी जा सकती है। दोनों की उम्र समान है। वह उसे टालता है और कहता है कि इस लड़ाई में लोग मरते हैं। अपनी जिद के कारण वह चिल्लाती है कि उसे जाना है। वह उसकी बात अनसुनी करता है और ओल्कन को बुलाकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा देता है। कहता है कि उसे लड़ाई से दूर ले जाएं। गुस्से में वह उन्हें बुरा भला कहती है। वह ठंडी निगाहों से पास आता है और सीधा कहता है,
अगर वह ऐसे ही खुद को झोंकती रही तो शूरवीर मारे जाएंगे, शायद दर्जनों, शायद सैकड़ों। क्या वह इसका बोझ उठाने को तैयार है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह बात उसे चुभी। वह मुड़ा और कहा, सामान समेटकर घर चली जाए। अगर वह बच्चे की तरह रोने वाली है। शिविर में वापस राक्षसी जानवर हमला करते हैं। ड्यूक सेना को युद्ध की तैयारी और उन्हें खत्म करने का आदेश देता है। सैनिक राक्षसी घोंघे पर हमला करते हैं। सम्राट डायोनिस वारस की 2 पत्नियां थीं। पहली डायना कैजेल का निधन हो गया। दूसरी कैसेंड्रा नेपेल्स शाही न्यायाधीश हैं। डायना से 2 पुत्रियां हुईं और कैसेंड्रा से तीसरे और चौथे राजकुमार। लेकिन फिर 5वीं राजकुमारी आरोन का जन्म हुआ, जो एक आम महिला की संतान थी, न कि किसी कुलीन परिवार में। वह एक नाजायज संतान थी। उसके अस्तित्व को समाज में एक कलंक की तरह देखा गया। उसे बहिष्कृत कर दिया गया और उसे अप्राकृतिक और राजसी पद के अयोग्य करार दिया गया। फिर भी लगातार अपमान और तिरस्कार के बावजूद उसने कभी भी उनके फैसले को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने वह गरिमा और सावधानी दिखाई जो किसी भी राजकुमारी से अपेक्षित होती है और अपनी पढ़ाई में पूरी लगन से जुटी रही। फिर भी हालात बिगड़ते गए। बाद में उन पर साम्राज्य से मुंह मोड़ने का आरोप लगा और उन्हें वंश से निकाल दिया गया। उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अफवाहों के अनुसार उसे लाइलाज बीमारी हो गई और वह एक द्वीप पर अकेले मर गई। इसलिए उसे दुखद राजकुमारी कहा गया। वह मानता है कि हालात अलग हो सकते थे। वह सोचता था कि अगर वह सपनों और महत्वाकांक्षा में न डूबी होती तो उसे बेहतर जिंदगी मिल सकती थी। उसने बहुत ध्यान खींचा। केरिन उसे चिढ़ाता है और कहता है कि उसकी कहानी उसकी तरह है। इसी दौरान युद्ध क्षेत्र के दूसरे छोर पर सम्राट और ड्यूक ने राक्षसों के झुंडों का सफाया करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति कर ली है। दियोन अपने शरीर में तीव्र बिजली प्रवाहित करता है और बचे खुचे राक्षसों को इस तरह काट डालता है जैसे वे कुछ भी न हो। सिंहासन पर बैठने के साथ साथ उसने एक बेहद कुशल जादूगर के रूप में भी ख्याति प्राप्त की है। ऐसे जीव उसे मुश्किल से ही रोक पाते हैं। क्षेत्र साफ हो जाने के बाद दोनों आराम करने के लिए कमांड टेंट के अंदर चले जाते हैं। सम्राट खुद के लिए और पुराने दिनों की याद में दूसरों को भी शराब देते हैं। प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है। नशे में आलोचना का कोई मतलब नहीं, वे कंधे उचकाकर अकेले पीते हैं। सन्नाटा छा जाता है, फिर वे एक परेशान करने वाला मुद्दा उठाते हैं। हाल में कई रईस मारे गए हैं, खबर तेजी से फैल रही है, नागरिक और सैनिक विचलित हैं। ड्यूक पूछते हैं क्या इन मौतों में कोई संबंध है। दियानी उसे बताता है कि ये अजीब संकेत हैं और सब में भ्रष्टाचार समान है। मारे गए हर रईस का रिकॉर्ड दागदार था और हर लाश पर काले कोहरे के अवशेष थे। यह सुनकर उसका साथी रुकता है। वह कहता है कि उसने कल शिविर के पीछे ऐसा ही कोहरा देखा था, जिससे उसे शक होता है कि काले कोहरे का इस्तेमाल करने वाले सक्रिय हैं। सम्राट सहमत होता है कि मामले की और जांच करनी होगी। फिर बात बदलती है। उसने सुना कि अराजकता के लिए एरन को दोषी ठहराया जा रहा है, जिससे वह परेशान है। वह हालात सुधारने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ गुट इसका फायदा उठाना चाहते हैं। वह ड्यूक से गंभीरता से पूछता है, अगर कुछ हो जाता है तो उसका पुराना दोस्त उसकी जगह देखभाल करे। वादा बिना हिचकिचाहट के होता है। ड्यूक कसम खाता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। बातचीत खत्म होती है। दूसरे तंबू में जाकर वह एमिली को अनुपस्थिति में हुई घटनाएं बताता है। एमिली निराश है क्योंकि उसने राजकुमारी के साथ कम समय बिताया। वह कहता है ज्यादा उम्मीद न करे। एमिली आधे मन से हंसती है और कहती है इस तरह तो उसकी शादी नहीं होगी। वह इसे अनदेखा कर अपने रोजाना के प्रशिक्षण के लिए निकलता है। बाहर एरिन मिलती है जो बारिश में भीगी खड़ी थी। वह उसके तंबू में आती है और पूछती है कि आगे कहाँ जा रहे हो। जवाब देने से पहले वह रुकने को कहती है। उसे बात करनी है। पूछती है यहाँ कितने समय से हो। वह कहता है लगभग 1 महीना। समय न गवाते हुए वह असली सवाल पूछती है, वह इतनी दूर क्यों आई। लेकिन वह कुछ नहीं कहती। एमिली की तीव्र नजरें उसे असहज कर देती हैं। वह कहती है अकेले में बात करें, लेकिन वह व्यंग्य से कहती है मजे करें। उसके बाद एरिन माफी मांगती है और स्वीकारती है कि उसने सही व्यवहार नहीं किया। वह मानता है कि उसने पहले सख्ती की थी। उसकी आवाज भावुक हो जाती है। वह कहती है कि वह सभी को पसंद है और वह अधिक परिपक्वता से पेश आता है। वह तुरंत बदलाव महसूस करता है। वह संकेत देती है कि वह शायद अकादमी लौट रहा है, लेकिन वह उसे रोक देता है। वह जानता है कि वह क्या कहेगी। वह पूछना चाहती है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं, पर वह उसे टोक देता है। उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि अगर वह दोस्ती चाहती है तो समय बर्बाद न करे और चली जाए। वह कहती है कि वह बस अच्छे संबंध चाहती थी और वह बेवजह क्रूर है। आंखों में आंसू आते हैं। कहती है शायद वह भी उसे झूठी राजकुमारी समझता है।
गहरी सांस लेकर माफी मांगती है और खाली हाथ लौट जाती है। बुदबुदाती है, वह ऐशल जैसा नहीं है। नाम दिल को छूता है। वह उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि वह उसे कैसे जानती है। वह बताती है कि रॉयल एकेडमी के पास एशेल से मिली थी। एशेल ने कहा दूसरों की राय की परवाह न करे, उसका ध्यान केवल लक्ष्यों पर था। अब साफ है, भाई ने पहली मुलाकात से उसे वश में करना शुरू किया। चेतावनी देने से पहले गड़गड़ाहट से तंबू हिलता है। एमिली घबराई अंदर आती है, डर उसके चेहरे पर दिखता है। वह चिल्लाकर बाहर निकलने को कहती है, लेकिन देर हो चुकी थी। एक ओक तंबू से गिरता है और एमिली को हवा में उछाल देता है। बाहर से शूरवीरों को फटा तंबू दिखता है और उन्हें एहसास होता है कि वह अंदर है। एमिली धूल में रोने लगती है। उसे लगता है कि मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई है। हमले की खबर सम्राट और ड्यूक तक पहुंचती है। उनके बच्चे राक्षस द्वारा तबाह तंबू में फंसे हैं। डियोनी सैन्य टुकड़ी को तुरंत भेजने का आदेश देता है। वह सोचता है, इतने शक्तिशाली राक्षस दुश्मन की सीमा के पीछे क्यों हैं? उन्हें घाटी में रहना था, तो कुछ गड़बड़ लगी और उसे शक हुआ कि शायद यही कारण है। जब वह उसे जीवित देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि उसे यकीन था कि ओर्क ने उसे मार दिया था। लेकिन वह इमारत गिरने से पहले बाहर निकल गया था। वह पूछती है, शिविर के शूरवीर ठीक हैं? वह टूट जाती है, अपराध बोध से व्याकुल, जानते हुए कि वे खतरे में पड़ जाते। शूरवीर उसे आश्वस्त करते हैं, रक्षा करना उनका कर्तव्य है। तभी एक ओक आता है, एक को पकड़कर कुचल देता है और फेंक देता है। बिना हिचकिचाहट वह उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे हमले से बचाता है। ओक उस पर नजर डालता है, जिससे उसे लगता है कि ये राक्षस उसी की ओर आकर्षित हैं। वह दूसरों को पीछे हटने और उसे सुरक्षित ले जाने के लिए कहता है। जब वह राक्षस का ध्यान खींचता है, एमिली राजकुमारी को ले जाती है और वह अकेले खतरे का सामना करता है। लेकिन उसके वार से उस जीव को खरोंच भी नहीं आती। ऐसा लग रहा था जैसे वार नहीं हो रहे हों। उलझन में वह सोचता है, ये क्या हो रहा है? वे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? तभी करम प्रकट होती है और बताती है कि राक्षसी खून पीने से उसके शरीर से शक्ति की दुर्गंध आ रही है, जो राक्षसों को आकर्षित कर रही है। क्रोधित होकर वह पूछता है, उसने बताया क्यों नहीं? अगर उसे यह पहले से पता होता तो वह जल्दी करती। वह शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि वह सिर्फ उसके शरीर के लिए आई है। वह हिचकिचाता नहीं, उसे पकड़ता है और हथियार बना लेता है। अपनी तलवार बनाकर ओट पर हमला करता है, मक्खन की तरह काटता है। तभी उसकी नजर भयानक चीज पर पड़ती है। दर्जनों शक्तिशाली जानवर अभी भी हरकत में हैं। वह उत्साहित हो जाती है, भोज की संभावना से रोमांचित होती है। जब उनका सामना शैतानी अजगर से होता है, माहौल बदल जाता है। वह अपनी राक्षसी शक्ति से, जो हर चीज को नष्ट करने को तैयार है, उस पर हमला करने को कहता है। युद्ध के मैदान में ड्यूक ने अपने क्षेत्र में आखिरी राक्षस को मार गिराया है। डियोनी पूछती है, क्या बच्चों की कोई खबर है? जवाब निराशाजनक है। ढह चुके तंबू के पास उनका कोई निशान नहीं मिला। सम्राट कहते हैं कि वह बेटे को लेकर चिंतित होंगे, लेकिन ड्यूक ठंडे भाव से कहते हैं कि वर्ट परिवार को ऐसी स्थिति संभालनी चाहिए। अब राजकुमारी की सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसी बीच शूरवीर आकर राजकुमारी को पिता के पास ले आते हैं। राजकुमारी हांफते हुए उनकी बाहों में दौड़ती है और विनती करती है कि हमारे नायक को बचा लें, इससे पहले कि देर हो जाए। ड्यूक दासी से पूछते हैं क्या वह उनकी निजी परिचारिका है। वह सिर हिलाती है तो वह पूछता है, क्या हुआ? कांपती आवाज में बताती है कि उसने उन्हें भागने को कहा और खुद राक्षसों को रोकने रुकी। एक शूरवीर उसे लाने की पेशकश करता है, पर ड्यूक सोचकर मना कर देता है। ध्यान मौजूदा लहर पर होना चाहिए। अगर ये जीव शिविरों में घुसे तो साम्राज्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। जाने से पहले उन्हें मूल संरचना में लौटना होगा। जब कोई पूछता है तो उसका जवाब शांत और निर्णायक होता है। नायक ने काम कर दिखाया, राजकुमारी की रक्षा की। यही बहादुरी है। राजकुमारी रोती है, खुद को दोष देती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है। वह ऊपर देखती है, उड़ते अजगर की लगाम पकड़े हुए मदद मांगते हुए। ड्रैगन राजसी प्राणी हैं, जो अपने रचिता से गहराई से जुड़े हैं और अपनी दुर्लभता के लिए पूजनीय हैं। मनुष्य जैसे कमजोर प्राणी उन्हें चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए ड्रैगन को देखना जीवन में एक बार मिलने वाले सम्मान जैसा है। दुर्भाग्य से जिस ड्रैगन को वह देख रहा है, वह उन लोगों के ऊपर से उड़ता है जो उसे जानते हैं। सबसे बुरा यह है कि वह लड़ाई के बीच नहीं दिख सकता, लेकिन वह साफ नजर आता है, अजगर पर सवार किसी लापरवाह मूर्ख की तरह। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं।
सम्राट उसे देखता है और ड्यूक से पूछता है कि क्या वह अपने बेटे को बचाएगा। ड्यूक बेफिक्र बैठा रहता है, शांत और तटस्थ, देखता है कि नायक अपनी मुसीबत से कैसे निपटेगा। इस बीच वह मुश्किल से अपनी जान बचा रहा है, हर बात पर पछता रहा है और खुद को कोसता है अजगर का खून चखने की हिम्मत करने के लिए। इस अफरातफरी के पहले जब वह राक्षसों की सेना को रोक रहा था, उसने बिना सोचे सबको तेजी से काट डाला था। जब तक सिर्फ अजगर नहीं बचा। उसे देखकर वह रोमांच से कांप उठा, पौराणिक जीव को विस्मय भरी आंखों से देखता रहा। लेकिन यह पल अधिक देर नहीं रहा। अजगर ने आक्रामक होकर तेजी से उसकी ओर आंख फेंकी। वह चकमा देकर ऊंचाई पर चढ़ा और हमले करने लगा। हर वार से उसका गुस्सा बढ़ रहा था। फिर उसने पूंछ से तेज वार किया, उसे हवा में उछालते हुए जैसे गुड़िया। पलटवार से पहले उसने मार्शल आर्ट से तेज वार किए, फिर भी वह गिरा नहीं। अगली चाल की तैयारी में कुछ अप्रत्याशित हुआ। वह रुका, फिर मुड़ा और उड़ गया। लेकिन वह जल्दबाजी में उसके पीछे कूद पड़ा, खून चखने के लिए। इसलिए वह उसकी पीठ से चिपका, असहाय और असुरक्षित फंसा। वह पूछना चाहती है कि उसने पलटवार के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इस तरह तो वह खुद को मरवा लेगा। वह चिल्लाता है कि अगर किसी ने उसे शक्तियों का उपयोग करते देखा तो वह जिंदा जल जाएगा। वह राज बाहर नहीं आ सकता। जब वे बहस कर रहे थे, उन्होंने ड्यूक को विशाल जादुई मंत्र का जाप करते देखा, 8 सितारा मंत्र। तुरंत दहशत छा जाती है। उसके पिता के गंभीर चेहरे से साफ है कि वे अजगर को निशाना बनाएंगे, भले ही उनका बेटा उस पर सवार है। मंत्र शुरू होता है। जादुई तलवारें हवा में उठती हैं, भयानक बल से मांस चीरती हुई। वह समय पर छलांग लगाता है, तलवारों से बचने की कोशिश करता है। गिरते ही वह चिल्लाती है कि अपनी शक्तियों से भाग जाए, उड़ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन वह पकड़े जाने का जोखिम नहीं ले सकता। हताश होकर वह आसपास देखता है और पास ही खून की नदी देखता है। आखिरी कोशिश में वह दिशा बदलता है और उसकी ओर बढ़ता है, उम्मीद में कि वह उसे बचा लेगी। घाटी में 2 राक्षस इसे देख रहे थे। बूढ़ा कहता है, कोई छोटा ड्रैगन मुसीबत में है। सफेद बालों वाला राक्षस कहता है, कोई ताकतवर चीज उसे डराकर भगा दी होगी। यह तो कोई उच्च कोटि का जानवर ही कर सकता है। बड़े ने सहजता से कहा कि घाटी का वह हिस्सा मनुष्यों से भरा है। फिर भी जिज्ञासा है तो खुद जाकर देख ले। बस कोशिश करे कि सबका नरसंहार न कर दे। छोटा सिर हिलाता है, पंख फैलाता है और उड़ जाता है। नदी के पास पहुंचकर वह गिरने से बच जाता है। खून से लथपथ पानी में रेंगते हुए, हांफता और भीगा हुआ किनारे पर आराम करने पहुंचता है। वह जल्दी से हालचाल पूछता है, देखता है कि वह ठीक है। लेकिन वह गुस्से में है, बोल नहीं पा रही। वह उसे शांत होने को कहता है, वादा करता है कि वे जल्द लौटेंगे। वह सावधान रहने को कहती है। वे राक्षसों के बीच खड़े हैं। वह हंसता है, कहता है कि उनकी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। इस समय किसी राक्षस से मिलना नामुमकिन है। पर कभी भाग्य उसे परिचित स्वर में जवाब देता है। सालों तक उसकी स्मृति में एक आवाज बसी रही, अतीत के दानव राजा वेलकारियन की आवाज। जिसने भी उसे देखा, लगा जैसे अंधकार का रूप देख रहा हो। वही उपस्थिति अब सामने है। वह रक्षात्मक मुद्रा में आ जाता है। क्रोधित स्वर में वेलकारियन पूछता है, क्या वह मनुष्य है? अत्यधिक तनाव और एकाग्रता के कारण वह चुप है। पलक झपकते ही दानव राजा उसकी ओर मुड़ता है, जैसे लड़ने का न्योता दे रहा हो। सियोन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और कर्म से वार करता है, लेकिन बस बाल थोड़े काट पाता है। वालकारियन उत्सुकता से देखता है, उसकी किक की गति से प्रभावित होता है। केरिन जल्दी पूछता है, किससे लड़ने की कोशिश कर रहा है? सियोन रुककर जवाब देता है, यह दानव राजा है। यह सुनकर वह घबरा जाती है। वह कहती है, मौजूदा ताकत से वह उस स्तर के व्यक्ति को नहीं हरा सकता। अब विकट परिस्थिति में समझ आया। उसे एहसास होता है कि जीत की कोई उम्मीद नहीं है, भागने पर पकड़ा जा सकता है। वह कुछ देर रुककर सोचता है कि क्या करे, तभी वालकारियन उसे आराम से रहने को कहकर चौंका देता है। वह कहता है कि वह बच्चे पर हाथ नहीं उठाएगा। वह लेट जाता है, जैसे बात करना चाहता हो। तियान को यह अजीब लगता है। दानव राजा के इस व्यवहार से हैरान होकर वालकारियन पूछता है कि वह सचमुच इंसान है और यहाँ कैसे पहुंचा। वह कहता है कि हाँ, वह यहाँ है और खून की नदी में गिरकर यहाँ आया। वालकारियन पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। उसे नायक से कुछ अजीब लगता है और पूछता है, क्या यह उसकी पहली यात्रा है? सियान सिर हिलाता है, लेकिन दूसरा यकीन नहीं करता। फिर वह पूछता है, क्या नायक ने उसे पहले देखा है? जिस पर वह इनकार करता है। उसका जवाब सच्चा लगता है। वालकारियन विश्वास कर लेता है। कैसे कोई उसे जान सकता है जब उसने किसी इंसान से मुलाकात ही नहीं की? फिर भी सियोन उलझन में है, सोच रहा है कि क्या यह वही वालकिरियन है जिसे वह पहले जानता था। वह पूछने का निर्णय लेता है कि वह यहाँ क्यों है।
दानव राजा बताता है कि उसने ऊर्जा का असामान्य प्रवाह महसूस किया और जांचने आया है, और यह भी बताता है कि यहाँ का शासक होने के नाते देखभाल करना उसका कर्तव्य है। मुख्य पात्र की अचंभाहीनता उसके संदेह को और बढ़ाती है। उसके भावहीन चेहरे से लगता है जैसे वह पहले से जानता हो। वाल्कारियन सोचते हुए बोलता है, लेकिन सिन सुन नहीं रहा। वह देख रहा है कि यह व्यक्ति उसके पुराने रूप से कितना अलग है। यदि सब कुछ पहले जैसा हुआ तो राक्षसों का आक्रमण जल्द होगा, लेकिन अब वह ऐसा नहीं लगता कि वह अराजकता फैलाएगा। अगर ये उसका असली रूप है तो कुछ हुआ है जिसने उसे बदला। टीन पूछता है कि दानव राजा बनकर वह क्या चाहता है। नायक की हिम्मत देखकर वह कहता है, उसकी इच्छा अपने लोगों की सुरक्षा और समृद्धि है। कोई शांति को खतरा दे तो वह उसे नष्ट करेगा। कैन को वाल्कारियन का असली रूप दिखता है, एक बुराई की शक्ति जो भीतर छिपी है। अतीत में कुछ ने उसके अंदर के राक्षस को जगाया होगा और नायक जानता है कि उसे रोकना होगा। वह चेतावनी देता है कि वेल्कारियन या साम्राज्य पर संकट आ सकता है। दानव राजा हैरान होकर पूछता है कि वह क्या कहना चाहता है। सियान मानता है कि उसके पास सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो मनुष्यों और राक्षसों में संघर्ष हो सकता है और वह इसे रोकने के लिए शर्तें चाहता है। वाल्कारियन सोचता है कि इंसानों से युद्ध क्यों शुरू करना है। सियुन उससे कहता है, वादा करो कि तुम इंसानों की जमीन पर कभी हमला या युद्ध की घोषणा नहीं करोगे। वाल्कारियन हैरान होता है और पूछता है, इसमें उसका क्या लाभ है। सियुन वादा करता है कि वो हर खतरे में मदद करेगा। वाल्कारियन को यह मजाक लगता है, लेकिन नायक के साहस की इज्जत करता है। वह उसका नाम पूछता है और जानकर दानव राजा की तरह शपथ लेता है कि वह मनुष्यों से युद्ध नहीं करेगा या उनकी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन वह सियान को चेतावनी देता है कि उसे वादा निभाना होगा। इतना कहकर वह उड़ जाता है। जल्द ही नदी पर गश्त कर रहे स्काउट्स उसे देखते हैं। खबर फैलती है। वह इस बात के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, ड्रैगन से बचो। वेलियस सीमा के मठ में सिन अस्पताल के बिस्तर पर है। एरॉन पास बैठा है। वह झिझकते हुए पूछती है कि क्या वह उसका हो जाएगा। सिन उसकी नजरों से नहीं समझ पा रही कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वह ऐसा नहीं चाहता और यह उसे बुरा लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह मानती है कि वह उसके जैसी बेकार शाही महिला से दूर रहेगा। उसकी प्रतिक्रिया उसे परेशान करती है। उसका मिजाज और बेबसी, जिस तरह से वह सब कुछ बताती है, वह उसे खटकता है। अंदर ही अंदर वह जानता है कि कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भावनात्मक उथल पुथल उसके धैर्य की परीक्षा लेती है। वह जल्दी से आंसू पोंछकर मुस्कुराती है, कहती है कि उसे खुद को बेहतर, मजबूत और इतना शक्तिशाली बनाना है कि कोई उसकी मौजूदगी को माने। वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहती है और कसम खाती है कि वह इतनी शक्तिशाली बनेगी कि उसका विरोध असंभव होगा। बाहर जाने से पहले वह दरवाजे पर रुककर मन ही मन उस दिन के लिए शुक्रिया अदा करती है जब उसने मोर्चे पर जान बचाई। कुछ दिनों बाद जंगल के किनारे पर एक आदमी पेड़ों के बीच से चुपके से निकलता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे न हो। वह अपने थैले से एक रहस्यमय हल्का चमकता घन निकालता है। घन के प्रकट होते ही शापित जादू की काली जंजीरें उस पर टूट पड़ती हैं और उसे जकड़ लेती हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। सियान अविश्वास में कहता है कि रेनॉल्ड क्रिम्सन ही असली चूहा था। तस्कर तुरंत घबराकर कहता है कि यह घन साधारण नहीं है। इसमें इतनी कच्ची माना ऊर्जा है कि इसकी भंडारण क्षमता लगभग असीमित है। यह गर्म साम्राज्य की जादूगर प्रयोगशालाओं की रचना है। हत्यारा घन को हटाकर मुखौटा उतार देता है, चेहरा सामने आता है। वह लापरवाही से नाम बोलता है जैसे गिरफ्तारी वारंट पढ़ रहा हो। रेनॉल्ड स्तब्ध है सियान के अचानक हमले से। वह जानना चाहता है कि वह क्यों आया, लेकिन दूसरा आदमी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। तस्कर द्वारा लाए सामानों की छानबीन करता है और सब पर नजर रखता है। तस्करी का सामान, शैतानी अवशेष, बात समझ में आई। रेनॉल्ड्स लाशों से खून निकालकर उसे गाड़ियों में भरकर सीमाओं के पार भेज रहा है। उसे यकीन है कोई अंदरूनी जानकारी दे रहा है। रेनॉल्ड इसे नजरअंदाज करता है और कसम खाता है कि उसे अपहरणकर्ता की बातों का अंदाजा नहीं। लेकिन सियान को पता है, उसने भूमिगत बाजार में शैतानी खून बिकते देखा है। जैसे ही वह मुखबिर की पहचान करने की कोशिश करता है, रेनॉल्ड उस पर आग का गोला दागने की कोशिश करता है। उसे लगा कि वह गिरेगा, लेकिन सियान पहले ही पास आकर उसके हाथ पेड़ की छाल में जकड़ चुका था। फिर आता है, या रेनॉल्ड सब कुछ बताएगा, या तो तस्करी का मार्ग, गद्दार की पहचान, ऑपरेशन का खुलासा होता है और साफ अंत मिलता है, या वह डटा रहता है और इतनी कठोर यातना सहता है कि जल्द ही मौत की भीख मांगने लगता है। बाद में वेलियास के पश्चिमी छोर पर सीमा के पास एक व्यापार केंद्र में एक व्यापारियों का एक समूह खून से भरी खेत का बक्सा खोलता है। जैसे ही वे उसमें देखते हैं, उन्हें एक डिब्बे के अंदर काले धुंध के बीच रेनॉल्ड्स का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। यह देखकर वे चौंक उठते हैं क्योंकि यह दृश्य उनके लिए अप्रत्याशित और भयावह होता है।
घटनास्थल के पास सियान छिपकर योजना देखता है। करीम पूछता है, गद्दारों को क्यों जाने दे रहा है? वह कहता है, उन्हें हिलाने की चीज चाहिए। एक चेतावनी। उसे अपने पिछले जीवन की सब यादें हैं। रेनॉल्ड, जो गारम की सरकार से गुप्त रूप से जुड़ा था, सबके सामने दूषित रक्त की तस्करी करता था। हर खेप गारम के जादूगर समाज तक पहुंचती थी। वही लोग जो जादू के स्रोत को उजागर करने और उसकी सीमाओं को पार करने के लिए जुनूनी थे। अब वे डायमेंशन क्यूब जैसे उपकरण बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वह जानता है कि आगे क्या होगा। जल्द ही वे आगे बढ़कर खून से भयानक चीजें बनाएंगे, जादू को और खराब करेंगे। वह इस चक्र को रोकने के लिए दृढ़ है। करम उसका मजाक उड़ाता है कि उसने कसम खाई थी कि वह दूर रहेगा, लेकिन अब साम्राज्य की मदद कर रहा है। उसने कहा था कि वह अपने लिए जिएगा। उशिफ की जागीरों में से एक में एशेल एक कमरे में आराम कर रहा है। उसने हाल ही में एक महिला के साथ कुछ पल बिताए हैं। जब वह बोलती है, ध्यान उसकी तरफ खींच जाता है। सियान मोर्चे पर गया है, अपने पिता को भी ले गया। अब एशेल भाई से मिलने को तैयार है। वह उसे परेशान कर रहा है और वह इसे सहन नहीं करेगा। जैसे ही एमिली मोर्चे से महल में सुरक्षित पहुंचती है, वह खुशी से चिल्लाती है। राहत की भावना सच है और वह खुशी से चीख पड़ती है। वह सियान की ओर मुड़कर कहती है कि अकादमी इस निराशाजनक जगह से कहीं बेहतर होगी जहां वे अभी फंसे हुए हैं। लेकिन सियान के चेहरे पर ऐसी कोई भावना नहीं दिखती। उसके चेहरे से सब कुछ साफ पता चल जाता है। वह पहले से ही जानता है कि क्या होने वाला है और अकादमी की दीवारों के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह सोच रही है। सच तो यह है कि वह जगह उसके सपनों का नया अध्याय नहीं है। यह पर्दे के पीछे की राजनीति और खोखले गठबंधनों का जाल है। वहां ईर्ष्या ही सब कुछ है और रुतबा हमेशा प्रतिभा से कहीं ऊपर होता है। सामाजिक उत्थान के कारण पढ़ाई पीछे रह जाती है। वह उत्साहित है क्योंकि अकादमी में कई आकर्षक लड़के हैं और उसे लगता है कि यह रोमांस का आखिरी मौका है। समय बीतता है और प्रवेश का दिन आता है। सियोन मुख्य द्वार पर पहुंचता है और क्रांस से मिलता है। क्रांस उसे देखते ही भाग जाता है। पिछली बार की पिटाई के डर से सियोन सहमा हुआ है। अचानक पीछे हटने पर केरेन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? सियान बात टालते हुए कहता है कि वह उसका सौतेला भाई है। वह कहती है कि वह परिवार से बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन सियान सहमत नहीं होता और कहता है कि वह एलिस से अलग नहीं है। अंदर पहुंचने पर अकादमी के कर्मचारी उसका विनम्रता से स्वागत करते हैं और उसे कुछ अजीब लगता है। कोई भी उसकी आंखों में नहीं देखता। उनके व्यवहार से लगता है कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति पास में है, शायद उसके पिता, ड्यूक या बड़ा भाई। लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचता। साल भर की मेहनत के बाद वह इसे अपनी जीत मानता है। शायद यही इनाम है। गलियारे से कमरे तक पहुंचता है। दरवाजा खोलने से पहले जानी पहचानी आभा कमरे में फैल जाती है। यह तेज और स्पष्ट है। एशेल दूसरी तरफ है। वह जानता है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सामने था। उसका बड़ा भाई गर्व से बोला। काफी दिनों बाद सियान ने खुद को शांत रखा। एशेल ने कहा, शायद उसे याद नहीं होगा, सालों से नहीं मिला था। सियान को बुरा लगा। गुस्से में केरेन को पकड़ने बढ़ा, लेकिन वह समय पर रोकती है, समझाती है कि वह शांत रहे, याद दिलाती है कि एक गलत कदम जान ले सकता है। वह सुनता है मुश्किल से, फिर भी वह अशोल का अभिवादन करता है। दांत भींचकर उसने कहा कि वह अपने भाई का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। बड़ा भाई हंसता है, बाल सहलाता है, मानो याद हो। फिर कमरे में जाता है और कहता है, सुना है सिहान की लड़ाई में सुधार हुआ है, शायद अब युद्ध में काम आएगा। चियान घृणा दबाता है और कहता है कि वह भी उत्सुक है, लेकिन उसकी आंखों में नफरत कुछ और कहती है। एशले रुक जाता है जब वह तीखी नजर देखता है। वह कहता है कि वह बस मिलने आया था, लेकिन सियान जानती है वह समय बर्बाद नहीं करता। अगर वह यहाँ है तो कारण है और यह सोच उसे शांत करती है। इसी बीच गलियारे में एमिली सामान ले जा रही है। वह चिल्लाती है, नाराज कि उसने मदद नहीं की, लेकिन पास आते ही वह रुक जाती है। एशेल बाहर जाती है। वह कहता है उसकी बातों पर ध्यान न दे और उसके बाद काम पर लौट जाए। वह गुस्से में पूछती है कि पहले क्यों नहीं बताया। वह जवाब नहीं देता। वह थोड़ी देर अकेला छोड़ने को कहती है। वह बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है, सिंक पर झुकता है और उल्टी कर देता है। दबाव, तनाव सब हावी हो जाता है। जब वह संभलता है तो केरेन से पूछता है कि उसने उसे क्यों रोका। वह समझ नहीं पा रहा था। यह बढ़िया मौका था। वह उसके शरीर पर कब्जा कर सकती थी। केरेन उसे रोकती है और कहती है उसने इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह कोमल थी। वह चाहती है कि उसका गुस्सा बढ़े। जितना उग्र होगा उतना मजा आएगा। सियान मुस्कुराता है और कहता है उसे वह इसी रूप में पसंद है। एशेल के कमरे में एक बटलर अपडेट लेकर आता है। आदेशानुसार वह दूसरी राजकुमारी का पीछा कर रहा था और अब उसने उसे ढूंढ लिया है। वह श्वेत कल्पित बौनों के उत्तरी क्षेत्र में बहुत अंदर है। फ्रेविना एशेल भौहें चढ़ाती है।
फ्रेविना बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करती, लेकिन जाहिर है यह वही है। वह लोगों को अपने साथ ले जा चुकी है। वह नौकर को आदेश देता है कि अगर वह वापस आए तो तुरंत सूचित करे। नौकर सिर हिलाता है पर पूछता है कि क्या कुछ हुआ था। वो अलग लग रहा है, पहले से खुश। एशेल मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, कहता है कि उल्टा है, उसका मूड खराब है। वो बस साइन की तीखी नजर के बारे में सोच रहा है, जैसे दुश्मन को घूर रहा हो। वो नौकर को कहता है कि साइन पर नजर रखे। नौकर निगरानी का वादा करके चला जाता है। एशेल अकेला रह जाता है, सोचता है कि उसका भाई क्या छुपा रहा है। किले के बाहर शाही शूरवीरों का दल तैयार है। सियान को अकादमी ले जाना है। एमिली उदास खड़ी है, उसे जाने की अनुमति नहीं। वह अलविदा कहता है और अच्छे व्यवहार की सलाह देता है। एमिली याद दिलाती है कि वहां कोई बदतमीजी करे तो निराश न हो और खुद का ख्याल रखे। उसके शब्दों ने उसे गहराई से चौंका दिया, न केवल इसलिए कि उसने क्या कहा, बल्कि इसलिए भी कि इससे यह साबित हो गया कि वह उसके पिछले जन्म से बिल्कुल भी नहीं बदली है। वह अभी भी वैसी ही है, अभी भी दयालु है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह तब थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक बार जब वह केवल 8 साल का बच्चा था, उसे भयानक बुखार चढ़ा था। वह बार बार बेहोश हो रहा था और उसके आसपास कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके, केवल वही थी। उसने उसे उठाया और अपनी पीठ पर लादकर सबसे नजदीकी डॉक्टर के पास दौड़ते हुए ले गई। वह रात भर जागकर उसकी देखभाल करती रही। उसके बिना वह शायद सुनसान में मर जाता। किले के कोने में गाड़ी से सिर बाहर निकालकर वह मजाक में चिल्लाता है कि ठीक से बर्ताव करे वरना सजा मिलेगी। लौटते समय वह हाथ हिलाकर विदा करती है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुस्कुराती है। वह सिर्फ नौकरानी नहीं रही है, वह दिल से चाहने वाली है। गाड़ी में लौटने पर अंगरक्षक को अजीब लगता है। एक व्यक्ति के लिए 6 रातें कुछ अजीब लग रहा था। उसे शक हुआ कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, कुछ और है। उनकी योजना जो भी हो, अकादमी पहुंचने तक इंतजार नहीं होगा। कई घंटे बीते। रुकने से पहले एक शूरवीर ने कहा कि वे यहीं रात बिताएंगे। उसने उत्सुकता से पूछा कि वे कहाँ हैं। उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि यह सैफ्रॉन के बीच में है और सुबह तक शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन वह जानता है, दृश्य मेल नहीं खाता। सैफ्रॉन में ऐसा जंगल नहीं है। माहौल देखकर लगता है उसे सुनसान जगह लाया गया है। वह गाड़ी से उतरता है, समूह उसे घेर लेता है। वह शांतिपूर्वक पूछता है, कौन ये कर रहा है? इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? वे जवाब नहीं देते, सिर्फ कहते हैं, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। एक योद्धा आगे बढ़ता है और वार करता है। वह बचकर एक ही वार में सिर धड़ से अलग कर देता है। तलवार उठाकर वही सवाल दोहराता है। वे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। वह उन्हें निर्जीव की तरह चीर देता है। अंग और कवच बिखर जाते हैं। वह एक को जिंदा छोड़ता है। आखिरी योद्धा भय से देखता है। वह समझता है कि वह ड्रैगन से कैसे बचा। जिस क्षण उन्होंने मिशन स्वीकारा, उनकी मुसीबत टल गई थी। वह हथियार ताने आगे बढ़ता है और पूछता है, आदेश किसने दिया? कोई टालमटोल नहीं। घबराकर शूरवीर कहता है, यह श्रीमती मार्गरेट थी। उन्होंने हत्या का आदेश दिया था। वह उसे नहीं मारता। वे गाड़ी में लौटते हैं और अकादमी की यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में शूरवीर एक और पहेली पेश करता है। स्पष्ट है, क्रास मार्गरेट के पास गया और एहसान मांगा। हत्या शायद उसी के कहने पर हुई। वह दांत पीसता है। अब बस वह क्रांस से हिसाब बराबर करने की कसम खाता है। निराश शूरवीर धीरे से पूछता है, अब क्या होगा? वह सपाट लहजे में कहता है, फिलहाल वह काम का है, इसलिए गाड़ी चला सकता है। कुछ देर बाद अकादमी की रूपरेखा दिखती है। वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। जागीर लौटकर मार्गरेट को पता चलता है कि मिशन विफल हो गया है, तो वह आपा खो देती है। खबर है कि उनके कई सैनिक सड़क किनारे मृत मिले। उनके शव कूड़े की तरह फेंके गए। सीन किसी तरह बच गई और अकादमी पहुंच गई। उसकी नसें तन गईं, अविश्वास छा गया। यह समझ से बाहर था। बटलर ने सुझाव दिया कि शायद उन्होंने उसकी क्षमताओं का गलत आकलन किया हो, लेकिन बच्चे द्वारा यह कर दिखाना सही नहीं लगा। उसे लगता है गड़बड़ी के पीछे कोई गुप्त हाथ है। वह सुझाव देता है कि सफाई कर्मी को अकादमी भेजा जाए, लेकिन वह उसे रोक देती है। अगर ऐसा हुआ तो वह क्रांस पर हमला करेगा। वह पूरी तरह अंधेरा करने का आदेश देती है। कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, कोई जानकारी लीक नहीं, आज की घटना का कोई जिक्र नहीं। नौकर झुककर चला जाता है। लेकिन बाहर एशेल का बटलर सब सुन रहा था। सायन और ब्रायन को सैफ्रॉन से निकले 10 दिन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया होगा कि वह जीवित है, मतलब रॉयल एकेडमी का रास्ता सुरक्षित है। अब उसे सोचना होगा कि ब्रायन के बाद क्या करे। थोड़ी देर में जब वह गाड़ी के पीछे आराम से बैठा था, साथ आए व्यक्ति ने बताया कि वे पहुंच गए हैं। उसने बाहर देखा और अकादमी की इमारत देखी। पुरानी यादें उमड़ पड़ी, कुछ अच्छी, ज्यादातर बेकार। वह अंदर गया और पहचान पत्र जमा किए।
फिर कानाफूसी होने लगी। लोग सायन वर्ट का नाम सुनकर हैरान थे। उसे छात्रावास में इंतजार करने को कहा गया है। 2 दिन बाद उसे प्रवेश समारोह और मूल्यांकन में जाना है। कर्मचारी उसे अलंकृत चाबी और सीलबंद पत्र देते हैं। वह उन्हें देखता है, हैरान होता है, फिर जानकर चौंकता है कि उसे शाही हॉल अकेले मिला है। उसके वंश में किसी को यह सम्मान नहीं मिला तो कोई साजिश है। ब्रायन अंदर आता है और वह उसके पीछे चलता है। तियान उसकी ओर मुड़ता है। एस्कॉर्ट का काम खत्म, अब हिसाब का समय है। आदमी जम जाता है, सोचता है उसका समय खत्म, पर तलवार की जगह सोने से भरा थैला मिलता है। काम का भुगतान नई शुरुआत के लिए काफी। इस स्थिति से वह हैरान होकर आंसू बहाता है। एक घुटने पर बैठकर सेवा की भीख मांगता है। यह विनती उसे झकझोर देती है। कोई ऐसा क्यों चाहेगा? वह आदमी कहता है, उसके पिता कहते थे, वफादार रहना चाहो तो संकोच मत करो। यह सुनकर सियान चिढ़ता है। उसे लगता है यह जीने का मूर्खतापूर्ण तरीका है। ब्रायन कैसे आश्वस्त है कि भविष्य में धोखा नहीं होगा? जवाब है, जो होगा देखा जाएगा। सियान ने समारोह में न जाने का फैसला किया। वह सीधे एलिमेंटल टेस्ट के लिए जा रहा था। इस बीच रॉयल एकेडमी के डीन के कार्यालय में डीन नवीनतम एलिमेंटल परिणामों की छानबीन कर रहा था। इस साल के बैच में कई प्रभावशाली उम्मीदवार हैं, जैसे आरोन, जिसने 2 स्टार माना हासिल किया और प्रकाश तत्व के साथ 50% संरेखण दिखाया। वह बच्चों की प्रतिभा से प्रभावित है। लेकिन एक नाम सबसे अलग है। सियान 2 स्टार माना एस रैंक, शारीरिक क्षमता और चौंकाने वाली बात 92% अंधकार संबंध। यहाँ तक कि उसकी बहन, जिसे ईश्वर का बच्चा कहा जाता है, भी इन अंकों तक नहीं पहुंच पाई। स्नातक होने पर उसने जल विद्या में सिर्फ 88 अंक पाए। वह इसे अद्भुत मानता है। कोई भी छात्र उसके भाई की बराबरी नहीं कर सकता। श्रिका बताती है कि उसका तत्व अंधकार है। उसे यह भी पता है कि सम्राट के आदेश पर उसे शाही महल मिला। उसने मोर्चे पर आरोन को बचाकर यह महल अर्जित किया। अब सम्राट उनकी शादी पर विचार कर रहे हैं। वह सोरिका से पूछता है कि अगर उपेक्षित 5वीं राजकुमारी की शादी वर्ट परिवार में हो जाए तो क्या होगा? जवाब है उत्तराधिकार, नाटक, अराजकता, शायद गृहयुद्ध। सोरिका चेतावनी देती है कि हद से आगे बढ़ने से साम्राज्य बिखर सकता है, लेकिन वह अनसुना कर देता है। वह देखना चाहता है कि सियान साम्राज्य का उद्धारकर्ता बनता है या पतन। सायन गलियारों में टहलते हुए अपने परिणामों पर सोच रहा है। वह अभी भी संख्याओं से चकित है। पिछले जन्म में उसके पास सिर्फ 80 थे। उसे लगता है कि राक्षसी रक्त पीने से उसकी शक्ति अब 92 हो गई होगी। अचानक वह क्रांत से मिलता है, जो उसे देखकर हैरान है। वह सोचता था कि सायन मर चुका है। उसके पास ही पुराने दिनों का बदमाश पॉपर पेनारिन बैठा है, जिसने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी। क्रांस जैसा। सियान को मौका मिलते ही खुशी होती है, जैसे पॉपर।